मेरी पत्नी एक अरबपति सीईओ है, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला कि उस पर लाखों का कर्ज है ताकि मैं उसे चुका सकूं। मैंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की कि मुझे पेट का कैंसर हो गया। जैसे ही मैंने उसका आखिरी कर्ज चुकाया, घर लौटते समय साइकिल चलाते हुए मैं अचानक गिर पड़ा। मेरा बेटा मेरी पीठ से नीचे गिर गया। वह मुझे पकड़े हुए था और बेबस होकर मदद के लिए रो रहा था। मेरे मरने से पहले उसने मेरी पत्नी को 3 बार फोन किया। पहली बार मेरे बेटे ने उसे बताया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मेरी पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने पैसे के लिए विक्टिम कार्ड खेला हो। अगर वह गरीबी से तंग आ गया है तो हम बस तलाक ले सकते हैं। दूसरी बार फोन करने पर मेरे बेटे ने उसे बताया कि मैं खून से लथपथ हूँ और मुझे बचाने के लिए पैसे की भीख मांगी। वह तुरंत भड़क उठी। अगर वह बीमार है तो उसे मरने दो, मुझे फोन करना बंद करो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जब उसने तीसरी बार फोन किया तो उसे पता चला कि उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। मेरा बेटा बस अजनबियों से भीख मांगता हुआ इधर उधर भागता रहा, लेकिन सड़क के उस पार उसने अपनी पत्नी को एक लग्जरी कार में बैठे किसी दूसरे आदमी के साथ प्यार जताते हुए देखा। वह जोश में अपनी माँ को पुकारते हुए उसकी तरफ भागा, लेकिन उसकी कार उसे 1 दर्जन मीटर से भी ज्यादा दूर तक घसीटती ले गई। उसके शरीर पर चोटों के निशान रह गए। दिल टूटा हुआ और निराशा से भरा मेरा बेटा आखिरकार उठा और मेरे पास वापस आ गया। उसने मेरे सोशल एप्स खोले और मेरे सभी दोस्तों से पैसे की भीख मांगी। मेरे डिलीवरी ड्राइवर ग्रुप चैट के दोस्तों ने ही आगे बढ़कर मदद की। चैट में मौजूद 30 दोस्तों से 20,000 रुपए इकट्ठा करने के बाद मेरे बेटे ने 911 पर फोन किया और मुझे अस्पताल पहुंचाने में कामयाब रहा। लेकिन पेमेंट विंडो तक पहुंचने से ठीक 1 पल पहले उसे पता चला कि मेरे फोन में मौजूद सारा पैसा गायब हो चुका है और इसके साथ ही मेरी पत्नी का एक गुस्से भरा मैसेज भी आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाली होती जा रही हो। मैंने पैसे ले लिए, ये बस हमारे बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए काफी है। इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से आखिरकार मेरे हाथ से मौका निकल गया और अस्पताल में ठीक उसी पल मेरी मौत हो गई जब मेरे दिल की धड़कनें पूरी तरह थम गई। अस्पताल की डिजिटल स्क्रीन पर मेरी पत्नी को अपने पहले प्यार के कुत्ते की जन्मदिन की पार्टी पर लाखों रुपए उड़ाते हुए लाइव दिखाया जा रहा था। मैं मर गया। मैं ठीक वही अस्पताल के गलियारे में मर गया। डॉक्टर और नर्सें तेजी से गुजरती रही, लेकिन किसी एक भी इंसान ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मेरे बेटे को अब भी नहीं पता था कि मैं जा चुका हूँ। उसका नन्हा सा शरीर रजिस्ट्रेशन खिड़की पर खड़ा था और वह अब भी नर्स से मिन्नतें कर रहा था। प्लीज मिस, मेरे पापा बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। मैं वादा करता हूँ कि बाद में आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरी पत्नी ने वे पैसे ले लिए थे जो उसने उधार लिए थे और अब उसके पास रजिस्ट्रेशन की $1 का 15 की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। नर्स ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बेरुखी से अगले मरीज को आवाज दी। लाइन में खड़े एक नाराज मरीज ने उसे धक्का देकर एक तरफ हटा दिया। यहाँ से दफा हो जा, तू रास्ते में आ रहा है। अगर तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तू अस्पताल में कर क्या रहा है? मेरे बेटे को जमीन पर गिरा दिया गया। मेरा दिल उसके लिए तड़प उठा। मैं उसे उठाने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन मेरे हाथ सीधे उसके शरीर के आर पार हो गए। मैंने अपने पारदर्शी हाथों और अपने वजनहीन शरीर को देखा और मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली शरीर अब भी गलियारे में चुपचाप पड़ा हुआ है। तभी मुझे आखिरकार ये बात समझ में आई। मैं तो पहले ही मर चुका था। मैं बस बेबसी से अपने बेटे को देखता रहा और उसे खुद से उठने का हौसला देता रहा। उसकी त्वचा छिल गई थी, लेकिन वो दर्द से चीखा नहीं। इसके बजाय वो जिद करके उठा और मेरी तरफ तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो मेरे सीने से आकर लिपट नहीं गया। उसकी हताशा के आंसू आखिरकार बह निकले। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मम्मी ने पैसे ले लिए थे। मैं कितना बेकार हूँ। मैं आपके इलाज के लिए पैसे ही नहीं ढूंढ पाया। मेरा बेटा हमेशा की तरह मेरे सामने रो पड़ा, लेकिन इस बार मेरे दिलासा देने वाले शब्द कभी बाहर नहीं आए। मेरी आंखें बंद देखकर उसे लगा कि मैं बस सो गया हूँ, इसीलिए उसने मुझे जगाया नहीं। उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह रोना बंद कर दिया। उसने अपनी पतली सी जैकेट उतारी और उससे मुझे ढक दिया। पिताजी, अच्छी तरह सोइए, कंबल ओढ़ने से आपको ठंड नहीं लगेगी। वो छोटी सी जैकेट तो शरीर का ज्यादातर हिस्सा ढक भी नहीं पा रही थी। मेरे दिल में बहुत कड़वाहट भर गई थी। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ही भयानक गरीबी में गुजारा किया था। उसके सारे कपड़े पड़ोस के बच्चों के पुराने कपड़े थे। जब उसने वो जैकेट उतारी तो उसके नीचे सिर्फ 2 पतली परतें थीं। कड़ाके की ठंड में मेरा बेटा ठंड से कांप रहा था। उसने मुझे वैसे ही गले लगाया जैसे मैं उसे प्यार से ठपकियां देकर सुलाने की कोशिश करती थी। अचानक हॉल में एक खुशी भरा हैप्पी बर्थडे गाना गूंज उठा। उस जोशीली धुन ने मेरे बेटे का ध्यान तुरंत खींच लिया। उसने मुझे छोड़ दिया और उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद किसी और बच्चे का जन्मदिन है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गाना लॉबी के ऊपर लगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन से आ रहा था। ठीक उसी समय स्क्रीन पर एक कुत्ता दिखाई दिया जिसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और सिर पर एक छोटी सी पार्टी कैप लगा रखी थी और ठीक उसके सामने 2 मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा और शानदार केक रखा हुआ था। मेरा बेटा उस जन्मदिन के केक को बड़ी हसरत भरी नजरों से देखता रहा और जब गाना खत्म हुआ तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निगली। तभी एक आदमी जिसने बहुत ही कीमती और खास तौर पर सिलवाया गया सूट पहना हुआ था अचानक पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। उसने कहा, आओ केक काटने में हमारी मदद करो। कैमरा थोड़ा घूमा और फ्रेम में एक बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत गाउन पहने हुआ आया। एक बेहद ही आकर्षक महिला नजर आई। पलक झपकते ही मेरे बेटे ने स्क्रीन पर दिख रही उस महिला को पहचान लिया। उसने हैरानी से टीवी की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, माँ देखो, माँ टीवी पर आ रही है। माँ जिस जगह पर है वह कितनी सुंदर है, वहाँ तो खाने की कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें भी है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि वहाँ मौजूद अजनबियों को ये दिखा सके कि उसकी माँ टीवी पर आ रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने झिझकते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया, पीछे मुड़ा और ये खबर मुझे बताने की बेसब्री में दौड़कर वापस मेरे पास आ गया। लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरी पत्नी शेनिंग रू हो ही नहीं सकती। जब हम साथ आए तो उसने मुझे बताया कि उसका परिवार दिवालिया हो गया था, जिससे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। उसके माता पिता दोनों गुजर चुके थे। कई बार कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो जाता था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगते थे। लेकिन उस समय मैं उससे पहले ही बहुत गहरा प्यार करने लगा था। उसके कंधों पर बहुत भारी बोझ था और मैं उसे उस बोझ को उठाने में मदद करने के लिए बेताब था। मैंने तो वो घर भी बेच दिया जो मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए थे और उसका कर्ज चुकाने के लिए कई जगह काम किया। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत संघर्ष किया। इसकी वजह से वो पीली और थकी थकी सी दिखने लगी थी और सिर्फ फीके सस्ते कपड़े ही खरीद पाती थी। मेरी पत्नी और उस स्क्रीन पर दिख रही औरत, दोनों की वाइब्स और रंग रूप बिल्कुल अलग थे। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा कि वे बस एक जैसी दिखती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस विचार को मन से निकाला, स्क्रीन पर दिख रहे उस आदमी ने फिर कुछ कहा, चिंगू, इच्ची के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत मीठा सा मुस्कुराई, यह तो मैं कम से कम कर ही सकती थी, बस तुम खुश रहो। भीड़ की तालियों के बीच उन दोनों ने मिलकर एक विशाल केक काटा, क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। उनके होठ अनजाने में ही एक दूसरे के गालों से छू जाते थे। उनके बीच का रोमांटिक तनाव अचानक से बढ़ गया। इसने हॉल में मौजूद कई मरीजों के परिवारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अचानक मुझे पास ही से दो ईर्ष्यालु आवाजें सुनाई दी। वह महिला सीईओ कमाल की है। वह एक कुत्ते की जन्मदिन की पार्टी पर इतना ज्यादा ध्यान दे रही है। उसे कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है। ये सब तो कुत्ते के मालिक के लिए है। शैन चिंगरू सालों से गी रुफांग के लिए सिंगल रही है। हर कोई जानता है कि वह कितनी समर्पित है। ये देखने में तो कुत्ते का जन्मदिन लग रहा है, लेकिन असल में वे बस अपने रोमांस का दिखावा कर रहे हैं। जरा उस हेडलाइन को देखो, ये कितनी साफ है, जैसे उन्हें डर हो कि लोग इसे नोटिस ही नहीं करेंगे। मैंने भीड़ की गपशप सुनी और स्क्रीन पर लिखी हेडलाइन को खाली नजरों से घूरता रहा। शेन कॉर्प की सीईओ शेन चिंगरू ने अपने पालतू कुत्ते के जन्मदिन पर लाखों खर्च किए, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए। मैं वही जम गया, उन शब्दों को घूरता रहा। फिर मेरी नजरें एक बार फिर स्क्रीन पर दिख रहे उस इंसान से मिली, जो धुंधली डिटेल्स पहले समझ नहीं आ रही थी, वे अचानक बिल्कुल साफ हो गई। ठीक वैसा ही तिल, ठीक वैसे ही हाथ, ठीक वैसी ही आवाज और ठीक वैसा ही नाम। इस पूरी बात को समझने में मुझे काफी समय लग गया। पता चला कि मेरी पत्नी, जिसके साथ मैंने इतने साल बिताए थे, असल में एक बहुत बड़ी अरबपति थी। मैं अतीत की यादें उमड़ पड़ी। जब शैन चिंगरेव मेरा पीछा कर रही थी, तब वो इतनी असुरक्षित और दयनीय थी कि जब मैंने अपना घर बेचकर और छोटे मोटे काम करके उसके कर्ज चुकाए, तो वो मुश्किल से ही मेरी आंखों में आंखें डालकर देख पाती थी। शुरू में वो मुझे बहुत ही दया भरी नजरों से देखती थी और लगातार माफी मांगती रहती थी। सियोन, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे भारी कर्ज ने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने मेरे किए गए हर काम को हल्के में लेना शुरू कर दिया। शादीशुदा जिंदगी की छोटी मोटी तकरारें बढ़ती गईं और हम लगातार उन्हीं बातों पर झगड़ते रहते थे। उसने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? मैं गरीब हूँ? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? तुम जैसे पैसे के पीछे भागने वाले मर्दों को तो बस अमीर लोगों से ही मतलब होता है ना? वाह, तुम लोग कितने ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाले हो। ये कहना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी पूरी तरह से बकवास था। मेरे लिए अपनी नफरत के साथ साथ उसने धीरे धीरे हमारे बेटे की भी परवाह करना छोड़ दिया। मैं उसके बदले हुए रवैये के लिए हमेशा बहाने बनाता रहा, हमेशा यही सोचता रहा कि वो बस बहुत ज्यादा तनाव में है और उसके मूड में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी मौत से ठीक पहले भी जब मैंने उसे इतनी बेरहम बातें कहते सुना, तब भी मैं यही मानना चाहता था कि वो असल में ऐसी नहीं है। लेकिन सच तो ये निकला कि वो बस दिखावा करते करते थक चुकी थी। उसे लगता था कि मैं ही उसे गुमराह कर रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। मेरे बेटे की आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींच लिया। पापा, आपने कहा था कि सिर्फ बहुत ही बढ़िया लोग ही टीवी पर आते हैं। अब मम्मी टीवी पर आ रही है, क्या इसका मतलब है कि अब वो बहुत बढ़िया बन गई हैं? चलो मम्मी को ढूंढते हैं ताकि वो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दे सके। ठीक है। मेरे बेटे ने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की। वो मुझे अपनी मम्मी के पास ले जाना चाहता था, लेकिन बार बार बुलाने पर भी मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, वो डर गया और रोने लगा। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? अब वो पूरी तरह से घबरा गया था। वो दौड़ कर गया और एक अजनबी की आस्तीन पकड़ ली। अंकल, टीवी पर जो औरत
दिख रही है वो मेरी मम्मी है। प्लीज क्या आप मुझे उनसे बात करवाने में मदद कर सकते हैं? मेरे पापा का फोन नहीं लग रहा है, वो बहुत बीमार है, वो मरने वाले हैं। प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए। उस अजनबी ने उसकी नजर का पीछा करते हुए टीवी की तरफ देखा, फिर मुड़कर मेरे बेटे को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसके फटे पुराने कपड़े और पूरे शरीर पर लगी खरोचें देखकर उसने ताना मारा, एक छोटा सा भिखारी जो ये दावा कर रहा है कि लाइव स्ट्रीम पर दिख रही सीईओ उसकी मम्मी है। कितना बड़ा मजाक है। तुम्हारे पापा भी काफी बेरहम है, अपने ही बच्चे को इस हालत में बाहर भेज दिया ताकि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ठग सके। जब मैंने उसे इस तरह मेरी बुराई करते सुना, मेरे बेटे ने घबराते हुए मेरा बचाव किया। नहीं, टीवी पर जो औरत दिख रही है वो सच में मेरी मम्मी है। मेरे पापा के फोन में उनकी तस्वीरें भी हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शोर शराबा सुनकर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी दौड़ते हुए वहां आ गए। गार्ड को लगा कि मैं और मेरा बेटा यहाँ लोगों की हमदर्दी पाने और पैसे ठगने आए हैं, इसलिए उसने हमें बाहर निकालने की कोशिश की। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये एक अस्पताल है, तुम्हारे भीख मांगने की जगह नहीं। सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और मुझे 2 बार लात मारी और चिल्लाकर मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। ये देखकर कि मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था, उसने मुझे जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की। ये देखकर मेरे बेटे ने खुद को मेरे ऊपर गिरा दिया और मुझे बचाने की पूरी कोशिश करने लगा। मेरे पापा को हाथ मत लगाओ, मेरे पापा सो रहे हैं, तुम उन्हें जगा नहीं सकते। इस हाथापाई के दौरान एक नर्स वहाँ से गुजरी और उसने देखा कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे बढ़ी, देखा कि मेरा चेहरा कितना पीला पड़ गया था और उसकी भौहें तन गईं। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से जाने का इशारा किया, फिर घुटनों के बल नीचे बैठी और मेरे शरीर की जांच करने लगी। आखिर में उसने मेरी तरफ देखा, मेरे बेटे की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। डॉक्टर मैडम, क्या आप प्लीज मेरे पापा को बचा सकती है? मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी नब्ज और दिल की धड़कन को ध्यान से जांचने के बाद नर्स का चेहरा उतर गया। उसने मेरे बेटे की तरफ देखा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी ऊंचाई किसी बड़े इंसान की कमर तक भी मुश्किल से पहुंचती थी। इतनी कम उम्र में ही अपने पापा को खो देने वाला बच्चा। नर्स में ये बुरी खबर सुनाने की हिम्मत नहीं थी। उसने मेरे बेटे को ये नहीं बताया कि उसके पापा की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटे बच्चे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे बेटे ने यह शब्द बुदबुदाया। उसे याद आया कि कैसे अभी अभी उसे धक्का दिया गया था और उसका मजाक उड़ाया गया था। फिर से ठुकराए जाने के डर से उसने दबी जबान में फुसफुसाया, माँ पैसे कमाने गई है, मुझे वो मिल नहीं रही है। नर्स ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा, उसकी आंखें हमदर्दी से भरी हुई थीं। तुम्हारे पापा अभी सो रहे हैं, मैं उन्हें आराम करने के लिए कहीं और ले जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ अपनी माँ को ढूंढो और मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कुछ लोगों से कहकर मेरी लाश को कुछ समय के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया था। उनका इरादा था कि दाह संस्कार करने से पहले वे किसी से संपर्क कर ले। जब उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा तो मेरे बेटे को लगा कि डॉक्टर मेरा इलाज करने जा रहे हैं। उसने नर्स की बात सुनने और वहाँ से चले जाने का नाटक किया, लेकिन असल में वह चुपके से हमारे पीछे पीछे मुर्दाघर तक आ गया। डॉक्टर मुर्दाघर से चले गए। मेरा बेटा घंटों तक बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज करने के लिए नहीं आया। इसलिए वह चुपके से अंदर चला गया ताकि देख सके कि मैं कैसा हूँ। उसने मेरे ऊपर से सफेद चादर हटाई। मेरा फूला हुआ चेहरा और मेरी त्वचा पर पड़ते काले धब्बे देखकर वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। वह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। पापा, क्या आपको ठंड लग रही है? श्याओजी आपके हाथों को गर्म कर देगा, प्लीज मुझे नजरअंदाज मत करो। पापा, आपके शरीर पर इतने सारे धब्बे क्यों निकल रहे हैं? बस मेरा इंतजार करो, मैं आपके लिए कुछ दवा लेने जा रहा हूँ। दवा लेने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से ऑटोप्सी टेबल से नीचे उतरा और दवा चुराने के लिए फार्मेसी काउंटर की तरफ भागा, लेकिन मेरा बेटा तो बस 5 साल का बच्चा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे आसानी से पकड़ लिया। गार्ड्स ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें इतना बदतमीज किसने बनाया? यहाँ आकर धोखाधड़ी करना ही काफी नहीं था और अब तुम्हारी हिम्मत देखो, दवा चुराने चले आए, कमीने कहीं के। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अपने बाप से कहो कि वो अपनी शक्ल यहाँ आकर दिखाए। थप्पड़ की वजह से मेरे बेटे का छोटा सा चेहरा सूज गया और उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने दवा को कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे ये दवा अपने पापा के लिए चाहिए। मेरे पापा के शरीर पर बहुत सारे धब्बे निकल रहे हैं, उन्हें ठीक होने के लिए इस दवा की जरूरत है। गार्ड के एक पल के लिए लापरवाह होते ही उसने उस मौके का फायदा उठाया और वापस मुर्दाघर की तरफ भागा। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और रोने लगा। उसका खून और उसके गर्म आंसू मेरे कंधे पर गिरे। मैं बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन मैं उसे दिलासा नहीं दे पा रहा था। रोते रोते जब वो पूरी तरह थक गया तो उसका तेज बुखार फिर से बढ़ गया। उसने मेरी गर्दन से लिपटकर लड़खड़ाती जबान में कहा, डैडी उठो, यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं, उन्होंने मुझे मारा और मेरा पीछा किया, वे मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। क्या इसीलिए तुम उठ नहीं रहे हो? शाओई तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
डैड, मेरे बेटे का कमजोर सा छोटा शरीर मेरी लाश को घसीट कर ले जाने के लिए काफी मजबूत नहीं था। बहुत दूर तक, वह बस आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया, इससे पहले कि गार्ड और पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते। कोई और चारा न देखकर उसने मुझे झाड़ियों और कूड़े के ढेर के पास बनी एक इमारत के पास छिपा दिया। वह कूड़े का ढेर, वह मरीजों की उल्टी और गंदे डायपरों से ठसाठस भरा हुआ था। मेरा बेटा, जो हमेशा साफ सफाई का इतना शौकीन था, उसने आंसू रोकते हुए उस गंदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। डैड, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं उन बुरे लोगों को आपको ढूंढने नहीं दूंगा। जब उसने मुझे छिपा दिया तो सुरक्षा गार्डों को आहट सुनाई दी। ठीक उसी समय गार्डों को मेरी लाश मिलने से रोकने के लिए मेरे बेटे ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां खींच ली और ठीक उसी जगह के सामने खड़ा हो गया जहां मैंने खुद को छिपाया था। गार्ड मेरे बेटे को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले गए। मेरी आत्मा भी बेचैन होकर ठीक उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि मेरे बेटे के पास मेरा फोन था। पुलिस शेन चिंगरू से संपर्क करने में कामयाब हो गई। शेन चिंगरू जी रोफांग के साथ भागते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसने हमारे बेटे को देखा, उसने गालियों की बौछार कर दी। तेरे उन गंदे हाथों में से किसने वह दवा चुराई? तू अभी इतना छोटा है और पहले से ही चोर बन गया है। जी रोफांग ने आग में घी डालने का काम किया। ये तो बस एक आदतन छोटा चोर है। वैसे भी एक बच्चा क्या जाने। मुझे पक्का यकीन है कि किसी बड़े ने ही इसे ऐसा करना सिखाया है। शेन चिंगरू लगातार डांटती रही। जैसा पेड़ वैसा फल। क्या तुम्हारे उस निकम्मे डैड ने तुम्हें ऐसा ही बर्ताव करना सिखाया है? अपनी माँ को इतना बुरा बोलते सुनकर मेरा बेटा बुरी तरह डर गया। शाओई ने अपने गंदे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे। बुरी माँ, डैड के बारे में ऐसी बातें मत करो। बुरी माँ ने डैड के इलाज के सारे पैसे चुरा लिए। मैंने तो बस दवा इसलिए चुराई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम और वह बुरा अंकल, तुम लोग तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, बड़े घर में रहते हो और एक पिल्ले को इतना बड़ा केक खिलाते हो। तुमने डैड की जान बचाने वाले पैसे क्यों छीन लिए? माँ, तुमने मेरे डैड को क्यों नहीं बचाया? वो खून की उल्टी कर रहे थे और मर रहे थे। अपने बेटे के आरोपों का सामना करते हुए शेन चिंगरू को अपनी पोल खोलने पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने ताना मारा और उसे जोर से खींचा और तब तक घसीटती रही जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गया। तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें ये सब कहना सिखाया है ना? मुझे पता था। मैंने जो कुछ भी किया वो बस एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारे पापा सच में मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। मुझे सच में लगा था कि इतने सालों तक मेरे कर्ज चुकाने का मतलब है कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोगों को पहले से पता था कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ। उसने तो इतनी कम उम्र में ही तुम लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। पिता बेटे के रिश्ते और पति पत्नी के प्यार का कितना दिल छू लेने वाला नाटक था, पर असल में ये सब मेरी बहुत बड़ी दौलत हड़पने की एक साजिश थी। खैर, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। मेरा बेटा जमीन से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी खरोंचों को पकड़े हुए सिसक रहा था। पापा ने मुझे ये सब बोलना नहीं सिखाया था। मैंने ये सब अपनी आंखों से टीवी पर देखा था। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बुरी माँ उस बुरे अंकल के कुत्ते का जन्मदिन मना रही थी। उस पिल्ले का केक इतना बड़ा और सुंदर था कि वो एक बड़े आदमी से भी ऊंचा था, जबकि हर साल मेरे और पापा के जन्मदिन पर हमें खाने के लिए बस एक छोटा सा केक ही मिलता था। मेरे बेटे ने जोर से अपने आंसू पोंछे और रोना बंद कर दिया। अब मुझे उस पिल्ले के बड़े केक से कोई जलन नहीं है। मुझे उस बुरी माँ का खरीदा हुआ कोई भी केक नहीं चाहिए। शेनजिंग एक पल के लिए जम सी गई थी। फिर उसने बेहेश करते हुए एक ताना मारा। उसने बेरहमी से मेरे बेटे की गोल मटोल छोटी सी बाह पकड़ ली और कड़े स्वर में पूछा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हारा वो निकम्मा बाप आखिर गया कहाँ? उससे कहो कि वह बाहर आए और तुम्हें संभाले। मेरे बेटे पर उसकी चीख पुकार का बहुत बुरा असर हुआ। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह इतनी डरा हुआ था कि उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। पापा बीमार हैं। मैंने उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त ठिकाने पर छिपा दिया है। मुझे अपने पापा की रक्षा करनी है। मैं किसी भी बुरी माँ को उन्हें पकड़ने नहीं दूंगा। शेनजिंग अपने जिद्दी बेटे से पूरी तरह से आजिज आ चुकी थी। उसने बस मेरा नंबर अनब्लॉक किया और मेरे फोन पर कॉल किया, लेकिन फोन की घंटी मेरे बेटे के कपड़ों के अंदर ही बज उठी। शेनजिंग रू ने झपट कर फोन छीन लिया और चिल्लाई, गोस, अब तुम फोन भी चुराने लगे हो? तुमने अपने पापा से ये छोटी मोटी चोरी करना कब सीखा? मेरा बेटा एकदम सीधा तनकर खड़ा हो गया। मैंने इसे चुराया नहीं है। मैंने तो बस पापा का फोन उसलिए लिया था ताकि मैं अंकल और आंटियों से कुछ पैसे उधार मांग सकूं। लेकिन शेनजिंग को पक्का यकीन था कि वह झूठ बोल रहा है। ठीक उसी पल जब उसने मेरी वेट चैट खोली तो मेरे पिन डिलीवरी राइटर ग्रुप चैट में पहले से ही 99 नोटिफिकेशन आ चुके थे। और ये सिर्फ ग्रुप चैट की बात नहीं थी। मेरे कई साथी लेखकों ने भी फोन करके मेरा हालचाल पूछा था। जैसे ही शेनजिंग ने उन संदेशों पर टैप किया, मेरे एक परेशान ड्राइवर दोस्त के संदेशों की बाढ़ सी आ गई, जिसमें उसने मुझे तुरंत वापस कॉल करने के लिए कहा था। जियाउस, तुम लोग चिंता मत करो। ये बेचारा अंकल काम खत्म होने के बाद तुम्हारे पापा की देखभाल करने के लिए अस्पताल जा रहा है। सियोन, क्या तुम्हारे पास काफी पैसे है? मैं मेरे अपने मैनेजर से अपनी तनख्वाह में से कुछ एडवांस मांगा है। इसे पहले ले लो ताकि तुम मेडिकल बिलों का भुगतान कर सको। मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। मेरे दोस्त के वे गर्मजोशी भरे शब्द उस जमा देने वाली बर्फीली ठंड
ठंड में कोयले की तरह सुकून देने वाले लग रहे थे। शेनशिंग और गी रोफिंग ने जब वो आवाज सुनी, मैमोस, मेरे बेटे ने डिलीवरी ड्राइवरों से पैसे की भीख मांगी, तो गी रोफिंग उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इतना छोटा बच्चा अभी से लोगों को पैसे के लिए कैसे ठग सकता है? उन डिलीवरी वालों की जिंदगी तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती है। ये सुनकर शेन चिंगरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कोसते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम दोनों को पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें चोरी और ठगी करने के लिए भेज दिया है ना? गो शी यान, वो कमीना बदमाश, वे डिलीवरी वाले समाज के सबसे निचले तबके में रहकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी ठगी से उन्हें पूरी तरह निचोड़ रहा है। शेन चिंगरा की बातें सुनकर, जो दिखावे के लिए गरीब बनी हुई थी लेकिन असल में अरबपति थी, उसने मेरे दोस्तों के लिए हमदर्दी दिखाने का नाटक किया। मुझे कड़वी हंसी आ गई। क्या उसे एक गरीब और कर्जदार की तरह नाटक करने की इतनी आदत हो गई थी कि वो अब भी ये झूठी हमदर्दी दिखा रही थी? अब मेरी जिंदगी के एकदम आखिर में सिर्फ मेरे वे दोस्त ही थे जिन्होंने सच में मेरी परवाह की और मेरी मदद की। वे दोस्त जो समाज के सबसे निचले तबके से आते थे मेरी मदद करने के लिए। उनमें से कई लोग शायद अगले महीने अपने अंधेरे झुग्गी झोपड़ी वाले घरों का किराया भी नहीं दे पाएंगे, भले ही उन्हें भूखा रहना पड़े या ठंड में ठिठुरना पड़े। सिर्फ मेरे बेटे के एक वॉइस नोट के आधार पर जिसमें उसने मदद मांगी थी, वे अपनी सारी जमा पूंजी मुझे देने को तैयार थे। और दूसरी तरफ थी शेन चिंगरा, अरबों की मालकिन और मेरी 10 साल की पत्नी, जिसने सिर्फ मेरी वफादारी पर रखने के लिए मेरी मेहनत से कमाई हुई सारी जमा पूंजी छीन ली और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। गी रूफिंग की आंखों में एक गर्व भरी चमक दिखाई दी और वह आग में घी डालने का काम करता रहा। चिंगरा, भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हें गरीब होने का नाटक करने और उसकी परीक्षा लेने के लिए मना लिया। अब तुम्हें आखिरकार उसका असली बुरा चेहरा दिख ही गया है ना? गियान को पक्का पता था कि तुम शुरू से ही एक अरबपति सीईओ हो, इसीलिए वह इतने लंबे समय तक एक बहुत ही समर्पित पति का नाटक करने को तैयार था। गी रूफिंग को अपने पिता की पूरी तरह से बुराई करते सुनकर मेरे बेटे ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, न ही किसी के साथ कोई धोखा किया। मेरे पिता बीमार हैं और मर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए मुझे पैसों और दवाइयों की जरूरत थी। ये देख कर कि उसके बेटे ने सच में जी रूफंग को धक्का देने की हिम्मत की, शेनचिंग ने गुस्से में आकर उसे जोर से चिकोटी काट ली। मेरे बेटे का कान तुरंत सूजकर एकदम लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें इस तरह की बदतमीजी करने की इजाजत किसने दी? चिंता मत करो, जब वो सच में मर जाएगा तो मैं उसके लिए कुछ कागजी पैसे जला दूंगी। तुम्हारे पिता तो ना जाने कब से चोरी छिपे यही चाल चलते आ रहे हैं, रोध होकर लोगों से पैसे ऐंठना। वो इस काम से कभी थकता ही नहीं है ना? मेरा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। एक पुलिस वाले के पीछे छिपते हुए उसने कहा, पुलिस वाले अंकल जल्दी करो और इस बुरी माँ को गिरफ्तार कर लो। पापा कहते हैं कि पुलिस बुरे लोगों को जेल में डाल देती है। एक छोटे से लड़के को मदद के लिए अपनी टांग से लिपटा देखकर पुलिस वाले को एहसास हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे झुका और मेरे बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। छोटे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? और चोरी करना भी गलत है। मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पापा ने मुझे सिखाया था कि मैं चीजें चुरा नहीं सकता, लेकिन पापा बहुत ज्यादा बीमार है और मर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए मुझे दवा चुरानी पड़ी। मेरे बेटे ने अपनी छोटी छोटी हथेलियां आगे बढ़ा दी। वो पूरी तरह से तैयार था कि अफसर उसे सजा के तौर पर उसके हाथों पर मारे। मिस्टर पुलिस अफसर, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए जब तक कि पापा फिर से जिंदा न हो जाए। मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अपने बेटे को सिद्ध करते और पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश करते देख शेन चिंगरू ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से नोच दिया। मेरा बेटा दर्द से सिकुड़ गया। अफसर ने तेवरी चढ़ाई और शेन चिंगरू को रोकते हुए सलाह दी, मिस शेन, चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत है। मेरे बेटे का चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांप रहा था। वो शेन चिंगरू से बुरी तरह डरा हुआ था। वो बस यही दोहराता रहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उस बुरी माँ से मिन्नतें करता रहा कि उसे चोट न पहुंचाए। पुलिस के रोकने पर शेन चिंगरू की फिर से जोर जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और एक तेज लहजे में उसे धमकाते हुए कहा, क्योंकि तुम दावा कर रहे हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो जल्दी करो और हमें उसे ढूंढने ले चलो। पुलिस अफसर ने भी बीच बचाव करते हुए उसे दिलासा दिया, छोटे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने पापा के पास ले चलोगे तो मैं वादा करता हूँ कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रानी से बड़ी हो गई। सच में मिस्टर, मेरे पीछे आओ। मेरे बेटे ने रास्ता दिखाने के लिए ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। शेन चिंगरू और जी रूफांगिंग ठीक उनके पीछे पीछे चले और पूरे रास्ते मुझसे और मेरे बेटे से शिकायत करते रहे और अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। वे चलते चलते अस्पताल के कूड़े के गड्ढे तक
पहुंचे। वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी और हर जगह गंदा पानी फैला हुआ था। मेरे बेटे ने कूड़ेदान की तरफ इशारा किया। उसने शेन चिंगरू को डर भरी नजर से देखा, फिर भरोसे के साथ ऑफिसर की तरफ मुड़ा। मैंने पापा को यही छिपाया था। उससे लगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो तुम और तुम्हारे धोखेबाज पापा मुझे यहाँ सिर्फ परेशान करने के लिए खींच लाए, है ना? जैसे ही मैं तुम्हारे पापा का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी, मैं तुरंत उनसे तलाक ले लूंगी। तुम दोनों को मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह कहकर उसने जोर से कूड़ेदान को लात मारी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही पूरा जमीन पर फैला, कूड़ेदान के पीछे से एक लाश लुढ़क कर बाहर आई, जो लिवर मोर्टिस के धब्बों से भरी और ढकी हुई थी। शेन चिंगरू की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर कांपने लगा। वो 2 कदम आगे बढ़ी तो उसने लाश पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो अस्पताल के बिखरे हुए कूड़े, उल्टी और गंदे डायपरों के बीच चुपचाप पड़ा था। शरीर पीला और अपड़ा हुआ था। जिंदगी के सारे निशान बहुत पहले ही मिट चुके थे। मेरा शरीर कूड़े के ढेर में दबा हुआ था, जिससे भयानक बदबू आ रही थी। शेन चिंगरू ने तुरंत घिन से अपनी नाक बंद कर ली। हट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे घिन दिलाने के लिए इतनी मेहनत की। एक नकली पुतला लाकर उसे कूड़े में दबा दिया। शेन चिंगरू ने आंखें घुमाई और जानबूझकर मेरी लाश पर जोर से लात मारी। जिस पल उसका पैर लाश से टकराया, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। एक नकली पुतला इतना भारी नहीं हो सकता। यह एक असली इंसान के शरीर का वजन था। शेन चिंगरू ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मेरी लाश की तरफ देखा। उसकी आंखें लाश पर ही जम गईं। मेरा शरीर खून से सना हुआ था, जिसमें उल्टी के छींटे और गंदे डायपर भी लिपटे हुए थे। शेन चिंगरू ने अपना तेजी से धड़कता दिल थामते हुए, नहीं जरी फेरली, वे बस एक जैसे दिखते हैं। यह जियान नहीं है। वह आखिर गया कहाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे बच्चे के साथ मिलकर मुझे धोखा दे? जब पुलिस को लाश मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस लाइन लगा दी। थोड़ी देर बाद मेडिकल परीक्षक भी आ गया और मेरी नब्ज जांचने के लिए आगे बढ़ा। उसने पाया कि मुझ में जीवन के कोई लक्षण बाकी नहीं थे। पुलिस को हरकत में आते देख शेन चिंगरू घबरा गई। उसका शरीर कांपना बंद नहीं हो रहा था और वह साथ ही मुझ पर ताने भी कस रही थी। जियान तो इतना दुबला पतला और साफ सफाई का इतना शौकीन था, और ये बदबूदार फूला हुआ शव, ये बिल्कुल भी वह नहीं हो सकता। शेन चिंगरू धीरे धीरे नीचे बैठी, अपना सिर थामे खुद से बुदबुदाने लगी। वह तो ऐसा इंसान था जिसे मरने से बहुत डर लगता था। वह ऐसे ही कैसे मर सकता है? क्या उसने ऐसा नहीं कहा था? हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उसे तो जिंदा रहना ही था। मेरी आत्मा ऊपर हवा में तैर रही थी और शेन चिंगरू के हक्के बक्के चेहरे को देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। वह चेहरा जो मेरे जिंदा रहने की राह में सबसे बड़ी रुकावट नहीं था, बल्कि वह रुकावट तो खुद शेन चिंगरू ने ही मेरे रास्ते में खड़ी की थी। जीरू फांग ने उस लाश की तरफ डर भरी नजरों से देखा। उसने अपना सिर घुमाया, शेन चिंगरू को अपनी बाहों में भर लिया और दुखी होने का नाटक करने लगा। वह उसके पास ही खड़ा रहा और उसे दिलासा देता रहा, चिंगरू दुखी मत हो, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती से शेन चिंगरू इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसे जीरू फांग की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने जोर से उसे खुद से दूर धकेल दिया और अब भी बुदबुदा रही थी, यह नामुमकिन है, वो ऐसे ही भूत बनकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो पक्का घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, वो जरूर घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। शेन चिंगरू मुड़ी और हमारे बेटे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उस जगह से दूर खींच ले गई। उसे पक्का यकीन था कि अगर वो हमारे बेटे को घर ले जाएगी तो मेरे जैसा इंसान जो अपने बच्चे की इतनी परवाह करता था जरूर उसके पीछे पीछे चला आएगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत शेन चिंगरू अभी सिर्फ 2 कदम ही चल पाई थी। जब डर के मारे उसके पैर जवाब दे गए और वो वही जमीन पर गिर पड़ी तो वो किसी तरह उठ खड़ी हुई और बाहर इंतजार कर रहे ड्राइवर को चिल्लाकर कहने लगी कि वो जल्दी करे और कार अंदर लाकर उसे घर ले जाए। शेन चिंगरू एक ऐसी आलीशान कार में बैठकर गई जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था। वो उस टपकते हवादार और सस्ते किराए वाले अपार्टमेंट में वापस गई जहां हम पिछले 10 सालों से रह रहे थे। उसने 20 वर्ग मीटर के उस पूरे अपार्टमेंट को तहस नहस कर दिया। सब कुछ उलट पुलट हो गया था। बर्तन, कड़ाही और प्याले हर जगह टूट फूट कर बिखरे पड़े थे। लेकिन मैं कभी भी उसकी उम्मीद के मुताबिक आज्ञाकारी बनकर उसके सामने पेश नहीं हुआ। शेन चिंगरू गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम में हिम्मत है तो हमेशा के लिए गायब हो जाओ। ये मत सोचना कि छिपने का मतलब है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तो मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर कर दूंगी कि तुमने मेरे और हमारे बेटे के साथ खेल खेला। मेरे बेटे ने शेन चिंगरू को इस तरह पूरी तरह से आपा खोते और पागल होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। डर कर वो उसकी पकड़ से छूट गया। मैं वापस पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। पापा वहाँ अकेले डर रहे होंगे। मैं वापस उनके साथ रहने जा रहा हूँ। शेन चिंगरू ने बेसब्री से दहाड़ते हुए कहा, रोना बंद करो, वो तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा तो साफ तौर पर अभी भी घर पर ही हैं। इतना शोर मचाना बंद करो। शेन चिंगरू की चीख इतनी तेज थी कि कान सुन हो गए। मेरा बेटा डर के मारे रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। तभी शेन चिंगरू को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वो क्या
क्या कर रही थी। उसने हमारे बेटे को छोड़ दिया और पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर पड़ी। जब शेन चिंगरू का सिर नीचे झुका हुआ था तभी मेरे बेटे ने अपने आंसू पोंछे अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खोला और बाहर भाग गया। मैंने शेन चिंगरू को देखा जो जमीन पर गिरी हुई थी, फिर अपने बेटे को देखा जो भाग रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपने बेटे के पीछे जाने का फैसला किया। वो अभी भी बहुत छोटा था। जब तक मैं घबराकर अपने बेटे का पीछा करते हुए वापस अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचा, तब तक मेरे शरीर को मुर्दाघर में भेजा जा चुका था। मुर्दाघर के अंदर एक पुलिस अफसर शेन चिंगरू को फोन कर रहा था। अफसर ने आह भरते हुए कहा, श्रीमती शेन, मुझे ये खबर देते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। आगे की डीएनए जांच के बाद नतीजों से पता चलता है कि वो पुरुष शव सचमुच आपके पति का ही है। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ खुर की आवाज आ रही थी। काफी देर बाद शेन चिंगरू की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मैं समझ गई, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। शेन चिंगरू हमारे बेटे का पीछा करते हुए तेजी से वापस अस्पताल की ओर भागी। वो सबसे पहले उस जगह गई जहाँ उसे पक्का पता था कि हमारा बेटा मिलेगा, मुर्दाघर, जहाँ मेरे शरीर को रखा गया था। लेकिन वो वहाँ नहीं था। नहीं, एक पुलिस अफसर उस समय कई नर्सों से पूछताछ कर रहा था। तभी उसने शेन चिंगरू को देखा। अफसर ने कहा, मिस शेन, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। हमने अभी के लिए हत्या की संभावना को खारिज कर दिया है। मिस्टर गू की मौत बीमारी से हुई। उन्हें पेट का कैंसर था जो आखिरी स्टेज पर था और साथ ही वे बहुत ज्यादा थक भी गए थे। वे बस अपनी आखिरी सांस नहीं ले पाए। पास खड़ी नर्स ने शेन चिंगरू की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए आवाज दी, सीईओ शेन। नर्सों ने एक दूसरे को कोहनी मारी और आखिरकार हिम्मत करके बोली, सीईओ शेन, इस दुखद घटना का उस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आपने निवेश किया है। इससे अस्पताल की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शेन चिंगरू ने उन हिचकिचाती हुई नर्सों को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या था? मुझे सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाना। नर्सों ने दबी जबान में सच बताया। जब मुझे यहाँ लाया गया था तब भी मेरे पास समय था। वे मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर सकते थे, लेकिन जब मेरा बेटा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और कागजों पर दस्तखत करने के लिए परिवार का कोई और बड़ा सदस्य भी वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ बस एक छोटा बच्चा था जो कोई फैसला नहीं ले सकता था। आखिर में मेरी जान यूं ही बेकार चली गई। सब कुछ सुनने के बाद वो वहीं अस्पताल के गलियारे में गुमसुम खड़ी रह गई। शेन चिंगरू पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो पूरी तरह से अविश्वास में अस्पताल की दीवार से टिक गई। ऊपर से पड़ रही तेज फ्लोरोसेंट लाइट उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी उदास और गहरा दिख रहा था। शेन चिंगरू ने अपने दांत खींचे और बुदबुदाई, मुझे कभी भी गी रोफिंग की बात नहीं सुननी चाहिए थी। वो सुंदर दिखने वाला लड़का, वो निकम्मा। अगर उसने मुझे उस 20,000 की रकम को ट्रांसफर करने के लिए न उकसाया होता जो अचानक मेरे अकाउंट में आ गई थी, उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी पैसा कैसे नहीं बचा। मेरा बेटा, जिसने गलियारे से सब कुछ सुन लिया था, दौड़ता हुआ बाहर आया। गुस्से और हैरानी में वह शेन चिंगरू को मारता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो सर्दियों की वजह से फटी हुई उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। बुरी माँ, तुमने पापा के पैसे चुरा लिए और उनकी बीमारी की वजह से उनकी जान ले ली। उन बड़ों ने पापा को अंदर बंद कर दिया और कहा वहाँ मर गए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे पापा को मुझे वापस दे दो। डॉक्टरों और नर्सों की भीड़ जो ये सब देख रही थी आखिरकार समझ गए कि जिस छोटे लड़के का इलाज करने से उन्होंने पैसे न होने की वजह से मना कर दिया था, वह असल में अस्पताल के सबसे बड़े शेयर होल्डर का बेटा था। उनके चारों ओर सीईओ शेन के नाम की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। शेन चिंगरू को ऐसा लगा जैसे वह कांटों पर बैठी हो। हर किसी की घूरती नजरें उसे अपनी पीठ में चुभते हुए तीरों जैसी लग रही थी। अपने बेटे को देखते हुए जो अभी 5 साल का भी नहीं था और मुश्किल से उसकी कमर तक ही पहुंच पाता था, और इतनी कम उम्र में ही अपने प्यारे पापा को खो देने के दुख में डूबे हुए उस बच्चे को देखकर शेन चिंगरू को बहुत ज्यादा पछतावा और आत्मग्लानि महसूस हुई। उसने बस अपने बेटे को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसे कमजोरी से पीटते रहने दिया। मेरे बेटे ने शेन चिंगरू के कपड़े कसकर पकड़ लिए। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई और लाल हो गई थी। मुझे मेरे पापा चाहिए। माँ, क्या तुम प्लीज पापा को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? वहाँ अंदर बहुत ठंड और अंधेरा है। पापा को मेरी जरूरत है। उन्हें मेरा साथ चाहिए ताकि उन्हें डर न लगे। मुझे मेरे पापा चाहिए। मेरे पापा को मुझे वापस दे दो। उन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। शेन चिंगरू ने अपने उस बेहाल बेटे को दिलासा देने की कोशिश की। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। उसने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। पापा तो स्वर्ग चले गए हैं, वो अब वापस नहीं आ सकते। जिस पल मेरे बेटे ने ये शब्द सुने, वो अब वापस नहीं आ सकते। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और वो जोर जोर से रोते रोते बेहोश हो गया। अपने बेटे को इस तरह बेहोश होते देखकर शेनिंगरू भी सुध-बुध खो बैठी। शेनिंगरू को दिल टूटने का एक ऐसा एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो घबराकर यह ना जानते हुए कि क्या करे, उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। जब वो बेहोश हो रहा था
तब भी वो फुसफुसा रहा था, पापा मरे नहीं हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे अपने पापा चाहिए। अपने बेटे के छोटे से शरीर को थामते हुए शेनिंगरू हैरान रह गई। एक 5 साल के बच्चे का वजन इतना कम कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अकेला हवा में उड़ता हुआ पत्ता पकड़ लिया हो। उसे अपने हाथों में बच्चे का वजन लगभग महसूस ही नहीं हो रहा था। शेनिंगरू ने अपने बेटे को करीब से देखा। कड़ाके की ठंड में जब जोरों से बर्फ गिर रही थी, उसने असल में सिर्फ एक पतली सी गदेदार जैकेट पहनी हुई थी। वो पतली जैकेट पहले से ही फटी हुई थी, उसमें से लगातार रुई बाहर निकल रही थी। उसकी नंगी बाहों पर उसकी लग्जरी कार से घसीटे जाने के कारण खरोंचों के निशान थे। सूखे हुए खून के धब्बे उस फटी हुई जैकेट पर लगे हुए थे। शेनिंगरू ने अपने बेटे के माथे को छुआ। उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसका दिल पछतावे से भर गया। पिछले कुछ सालों में उसने अपने पति और बेटे के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया था। हमारे बेटे को हॉस्पिटल के कमरे में आईवी लगाकर आराम से लिटाने के बाद शेनिंगरू मुझे देखने मुर्दा घर गई। मैं बर्फ जैसी ठंडी ऑटोप्सी टेबल पर बेजान पड़ा था। शान चिंगरू ने मेरा हाथ पकड़ा और पछतावे के साथ खुद को कोसने लगी। सी, मुझे माफ कर दो। वो कमीना जीरूफिन था जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे उसकी झूठी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था, और वह 20,000 रुपए जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी उसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए थे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा करने से तुम्हारी जान चली जाएगी तो मैं कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करती। मेरी आत्मा ने शेन चिंगरू को ठंडी नजरों से घूरा। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि वह सच में पछता रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, शेनिंगरू का यह कबूलनामा इसलिए नहीं है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे मेरे खोने का पछतावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह यह बात हजम नहीं कर पा रही कि जीरूफांग ने उसे बेवकूफ बनाया और उसका इस्तेमाल किया। शेन चिंगरू जब मुर्दा घर से बाहर निकली तो उसने तुरंत अपने आदमियों को जीरूफांग को पकड़ लाने का हुक्म दिया। जब जीरूफांग को घसीटते हुए अंदर लाया गया तो उन्होंने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। उसने शेन चिंगरू की आस्तीन पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगा, इस उम्मीद में कि वह उनके पुराने रिश्तों को याद करके उसे बख्श देगी। चिंगरू, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुयान सच में इतना बीमार है। मुझे नहीं पता था कि उसे जान बचाने के लिए उन पैसों की इतनी सख्त जरूरत है। यह तो बस एक हादसा था, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन किसे पता था यही बात उसकी जान ले लेगी। चिंगरू, तुम एक अरबपति हो, मुझे यह बात कैसे पता चलती? तुम्हारे पति होने के नाते मुझे कैसे पता चलता कि वह इतना कंगाल हो चुका है कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा है? जीरूफांग के ये शब्द कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा है शेन चिंगरू के लिए किसी ठंडे पानी के झटके जैसे थे। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जीरूफिंग का कॉलर पकड़ा और जोर से उसे दीवार पर दे मारा। शेन चिंगरू की हथेली पर खून के दाग लग गए। उसने घिन से अपना हाथ झटका और जीरूफिन को जमीन पर फेंक दिया। तुम ही थे जिसने मुझे यह नाटक करने के लिए राजी किया था कि हम लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं ताकि हम उसे धोखा दे सके। इसी वजह से गुआन ने 10 साल तक मेरे लिए दिन रात एक करके मेहनत की, सिर्फ उस कर्ज को चुकाने के लिए। इसी वजह से गुआन की सेहत खराब हो गई और उसे पेट का कैंसर हो गया। वो इतनी कम उम्र में ही चल बसा। जीरूफिन की आंखें घोर आतंक से फैल गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शेनिंगरू वैसी औरत नहीं थी जैसी वो बाहर से दिखती थी, यानी ऐसी औरत जिसे गुआन की कोई परवाह न हो। शेनिंगरू ने उसकी ओर बेरहम नजरों से घूरा, ठीक वैसे ही जैसे कोई जहरीला सांप अपनी जबान लपलपाता है। मेरे पति की मौत कैसे हुई, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी, 1000 गुना, 10 लाख गुना ज्यादा। उसे कुछ देर के लिए छोड़ देने के बाद जब रूफिन चला गया तो मेरे बेटे के कमरे की इंचार्ज नर्स शेनचिंगरू को ये बताने आई कि अब हमारा बेटा खतरे से बाहर है। नर्स ने शेनिंगरू को ध्यान से देखा, हिचकिचाते हुए। आखिरकार उसने शेनचिंगरू को प्यार से देखा। अपने सोए हुए बेटे के बालों को ठीक करते हुए उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। सीईओ शेन, मैंने देखा कि आपके बेटे के शरीर पर बहुत सारे खरोंच के निशान हैं। घाव लाल, सूजे हुए और उनमें इन्फेक्शन हो गया है। बच्चे को पहले से ही तेज बुखार है जो उतर नहीं रहा, और उसकी बाहों पर कई गहरे बैंगनी रंग के चुटकी के निशान भी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने इस बच्चे को तंग किया है? ये सुनकर शेन चिंगरू चुप हो गई, क्योंकि उन सभी चोटों की वजह सिर्फ वही थी। वह सचमुच एक नाकाम माँ थी। नर्स के जाते ही इस बातचीत से मेरा बेटा जाग गया। मेरे बेटे ने अपनी आंखें मली और जाग गया। उसे जागा हुआ देखकर शेन चिंगरू ने प्यार से अपनी बाहें खोली, उसे गले लगाना चाहा, लेकिन जिस पल उसने शेन चिंगरू को अपनी बाहें उठाते देखा, उसकी पहली प्रतिक्रिया माँ के इस दुर्लभ प्यार को देखकर खुश होना नहीं थी। इसके बजाय वह तुरंत पीछे हट गया, अस्पताल के बिस्तर के कोने में सिमट गया और सावधानी से अपने सिर को बचाने लगा। वह इस बात से बहुत डरा हुआ था कि शेनिंगरू फिर से गुस्से में आकर उसे मारेगी। शेनिंगरू ने देखा कि उसके बेटे को अब साफ तौर पर मानसिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंच चुका था। वह बेबस होकर एक कदम पीछे हट गई और खुद को दोष देने लगी। श्याओ जी, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मारूंगी, ये सब
माँ की गलती है, मुझे इतनी जल्दी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे बेटे ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो और उसके वादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और कमरे के चारों ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझे बुखार था और मैं बेहोश हो गया था और पापा फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए। क्या ये सच है जैसा कि नर्स आंटी ने कहा था? पापा मुझसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। अपने बेटे की आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए, जो बिल्कुल बुसियन जैसी दिखती थी, शेन चिंगरू का गला रुंध गया और वह कुछ बोल नहीं पाई। पिछले कुछ सालों में उसने सचमुच उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की थी। शेन चिंगरू ने अपना सिर झुका लिया और दोबारा अपने बेटे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे बेटे के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने जिद करते हुए कहा, मुझे पापा से मिलने जाना है। पापा को अंधेरे से डर लगता है, मुझे उनके साथ रहना है। मेरा बेटा बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। अस्पताल का वो बिस्तर इसके लिए अभी भी बहुत ऊंचा था, लेकिन बुखार के कारण उसे चक्कर आ गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह बिस्तर से नीचे गिरने ही वाला था कि अपनी बीमार बेटे को चोट लगने की चिंता में शेन चिंगरू ने फुर्ती से उसे थाम लिया। ये देखकर कि अब वह अपने पिता को आखिरी बार नहीं देख पाएगा और ना ही कभी दोबारा देख पाएगा, मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगा। बुरी माँ, अगर तुमने पिताजी के पैसे नहीं लिए थे तो तुमने उनके जान बचाने वाले पैसे कहीं और क्यों भेज दिए? पिताजी जरूर बच जाते, तब शियाओजी बिना पिता वाला बच्चा नहीं होता। शेन चिंगरू ने अपने बेटे को गले लगाया और माफी मांगी, यह वादा करते हुए कि अब से वो आगे बढ़कर एक माँ के तौर पर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगी। भले ही अब शियाओ के पास पिता नहीं है, पर माँ तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देंगी। माँ वादा करती है कि तुम एक छोटे राजकुमार की तरह रहोगे और दुनिया की किसी भी चिंता के बिना बड़े होगे। मेरा बेटा रोया और शेन चिंगरू को खुद से दूर धकेल दिया और अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया। उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग गया। मुझे एक बुरी माँ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने पिताजी वापस चाहिए। शेन चिंगरू अपने बेटे के कमजोर और कुपोषित शरीर को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उसने उसे ठीक होने के लिए अस्पताल में ही रखा। एक दिन एक नर्स शेन चिंगरू के पास आई और उसे बताया कि देर रात जब वो मेरे बेटे के कमरे के पास से गुजर रही थी तो उसने हमेशा उसे अकेले ही कुछ बड़बड़ाते हुए सुना और खुशी से पिताजी कहकर पुकारते हुए सुना। अपने बेटे की मानसिक हालत और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित शेन चिंगरू ने तुरंत सुरक्षा कैमरे की फुटेज निकालकर देखी। वो यह देखकर हैरान रह गई कि उस अंधेरे में गुयान, जो अपने बेटे को छोड़कर जा नहीं पा रहा था, सचमुच उस अंधेरे में हमारे बेटे से बातें कर रहा था। मेरा बेटा उस खाली जगह की ओर देख रहा था और खुशी से तालियां बजा रहा था। पिताजी, क्या सच में आप ही हैं? मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। माँ कह रही है कि उन्होंने हमें गलत समझा था। वो तो मुझे ढेर सारे खिलौने भी दिलाना चाहती है और मुझे एक छोटे राजकुमार की तरह रखना चाहती है। मेरा बेटा मुंह फुलाकर बोला, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप वापस चाहिए। गुयान अपने बेटे को देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसका बेटा सचमुच उसकी आत्मा को देख पा रहा था। वो आगे बढ़ा, धीरे से अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाया, शिया, पापा तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। भले ही तुम्हारी माँ मेरे मरने से पहले एक अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन अब वो जरूर सुधरेगी और तुम्हारे लिए एक असली माँ बनेगी। मेरे शियाओजी को मजबूत और बहादुर बनना होगा और जिंदगी जीनी होगी। शेन चिंगरू ने अपना मुंह ढक लिया। अपने पति की आत्मा को देखकर वो खुशी से पागल हो गई थी। उसने जानबूझकर आधी रात का समय चुना था ताकि दरवाजा खोलकर अपने बेटे के कमरे में जा सके और शायद अपने पति से मिल सके। उस रात अस्पताल के अंधेरे कमरे में जब गुयान अपने सोते हुए बेटे को देख रहा था तो दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। शेन चिंगरू अंदर आई और अंधेरे में घूरती रही। मुझे पता है तुम वापस आ गए हो, ये सब मेरी गलती थी। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज बस यूं ही गायब मत हो जाना। ठीक है। गुयान ने शेन चिंगरू की तरफ देखा। हाल ही में पुलिस की जांच में लगातार सहयोग करने और उसकी मौत का उस पर जो गहरा साया पड़ा था, उसके बाद वह बहुत बदली हुई लग रही थी। शेन चिंगरू बिल्कुल ही अलग इंसान लग रही थी, थकी हारी और बेहाल। शेन चिंगरू ने आगे कहा, ये सब ग्रूफिंग की गलती है जिसने हमारे बीच दरार डाल दी, इसीलिए हमारे बीच इतनी गलतफहमियां हुई। उसी ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था, ये कहने को कि मुझ पर लाखों का कर्ज है ताकि तुम उसे चुका दो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। इन सालों में मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। अंधेरे में गुयान शेन चिंगरू की आंसुओं से भरी चमकती आंखों को घूरता रहा। वह बेपरवाह बना रहा और पूछा, अब तुम और किस बारे में झूठ बोलने वाली हो? शेन चिंगरू ने खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। उसने कहा कि ये सब जेरूफिंग की गलती थी, उसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। गुयान ने ताना मारा और उसका मजाक उड़ाया, तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और नहीं मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जब मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था तो मुझे तुम्हारे कर्ज चुकाने पड़े थे। क्या तुम्हें लगा था कि मैं बस एक बेवकूफ और बेचारा इंसान हूँ? तुमने मेरे दिल को रौंद डाला और मेरे बेटे को भी दुख पहुँचाया और अब तुम सारा इल्जाम किसी और पर डालना चाहती हो। ऐसा
ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब तक तुम जिंदा हो बेहतर होगा कि तुम अपने कदमों का ध्यान रखो और मेरे बेटे के साथ सही बर्ताव करो, वरना मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। शेन किंग रू ने गुसियन येन के पक्के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में प्यार का जरा भी निशान नहीं बचा था। जो जबरदस्त प्यार कभी उसके लिए था वो चला गया था। उसे उस इंसान को खोने का बहुत अफसोस हुआ जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। शेनिंग रू ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी। अगर मैं जी रुफोंग को मार दूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा सियोन? क्या इससे तुम्हारी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी? शेन शिंगरा की चेतावनी के बाद से जी रुफोंग अच्छी तरह जानता था कि वो कितनी बेरहम हो सकती है। वो अपने दिन कांपते हुए अपने घर में छिपकर बाहर कदम रखने से डरते हुए बिताता था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर वो अंदर बंद भी रहता तो भी शेनिंग रू उसे आसानी से नहीं छोड़ती। उसका घर पहले से ही हथियारों से घिरा हुआ था जो अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। जब से उसने गुयान की लाश को उस कूड़ेदान से बाहर लुढ़कते देखा था, रूफिंग हर दिन लगातार डर में जी रहा था। पर्दों को हिलाने वाली हवा या फूलदान में फूल भी उसे कांपने और हकलाने पर मजबूर कर देते। वह दया की भीख मांगता। जिस क्षण शिन चिंगरे का हिटमैन खिड़की से चढ़ा, जी रुफांग के अलार्म तुरंत बज गए, लेकिन उसका कमजोर शरीर मांसल हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जवाबी हमला करने में असफल होने पर उसने घबराहट में भागने की कोशिश की। जी रुफांग का पैर फिसल गया और उसका सिर सिंक से जोर से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लगी। वह बाथटब में गिर गया। चमकदार लाल खून धीरे धीरे टब में भर गया। एक हंस जियान की मौत के बाद से शेन किंग रू हर दिन आंसुओं में बिताती थी। दिन में वह शांत रहते हुए कंपनी का प्रबंधन कर सकती थी, लेकिन देर रात को वह खुद को पीकर मदहोश कर लेती। उसने एक वकील से अपनी वसीयत का ड्राफ्ट बनवाया, जिससे उसका बेटा अकेला वारिस बन गया। उसके बेटे ने शेन चिंगरू से मिले पैसों से उन डिलीवरी राइडर दोस्तों की ठीक से देखभाल की जिन्होंने उस समय मेरी मदद की थी। उसने उनके लिए आसान काम ढूंढे ताकि वे अपने सुनहरे दिन शांति से जी सके। शेन किंग रू ने अपने बेटे को खुश करने के लिए इसमें बहुत मदद की, लेकिन उसने उसे मनाने की जितनी भी कोशिश की, उसका बेटा अगले 15 सालों तक उसके साथ एक अजनबी जैसा बर्ताव करता रहा। उसने उसे कितना भी लाड प्यार किया हो, उसने फिर कभी उसे माँ नहीं कहा। शेन चिंगरू साल 10 साल ऐसा करती रही, लेकिन रोज की मानसिक तकलीफ ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसके बेटे के 20वें जन्मदिन के बाद जिस दिन उसने कंपनी संभाली, उसने आत्महत्या कर ली। उसका बेटा गुसियन की कब्र पर गया। नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के बाद उसने कहा, डैड, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आपकी आत्मा को आखिरकार शांति मिलेगी। गर्म धूप कब्रिस्तान में पत्तियों को चीरती हुई आ रही थी। कब्रिस्तान की छाया में गुसियन ने राहत के साथ अपने बड़े बेटे को देखा और आखिरकार धीरे धीरे गायब हो गया।